इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान की कोख ने हमेशा वीरों को जन्मा है, लेकिन वक्त की धूल में एक ऐसा नाम दब गया जिसकी दहाड़ से कभी पूरा रेवांचल कांपता था। जब फिरंगियों की हड़प नीति ने रियासतों को निगलना शुरू किया और बड़े बड़े सूरमाओं ने घुटने टेक दिए, तब रामगढ़ की उस शेरनी ने चूड़ियां उतारकर तलवार थाम ली। अंग्रेजों के पास तोपें और छल था, पर उस रानी के पास मर मिटने वाले आदिवासियों का जिगरा था। वो मैदान जंग में काल बनकर उतरी तो गोरे अफसरों के पसीने छूट गए। 20 मार्च सन 1858, हजारों की ब्रिटिश फौज और बीच में घिरी वो अकेली वीरांगना। अंग्रेज मुस्कुरा रहे थे, उन्हें लगा आज शिकार कैद खाने की शोभा बढ़े, लेकिन उन्हें खबर नहीं थी कि शेरनी को पिंजरा मंजूर नहीं होता। उसने मौत को गले लगाया पर गुलामी का दाग नहीं लिया। उसने मिट्टी में मिलना चुना पर फिरंगियों का स्पर्श नहीं। न जीते जी काबू आई, न मरकर अपनी देह को अपवित्र होने दिया। इतिहास भले मौन रहा हो, पर यह मिट्टी आज भी पुकार रही है। भारत की पहली महिला शहीद क्रांतिकारी रानी अवंतीबाई लोधी। सन 1831, जब भारत की मिट्टी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी जा रही थी, तब मध्य प्रदेश के मनकहनी की लाल मिट्टी एक अलग ही इतिहास लिख रही थी। वहां एक बच्ची का जन्म हुआ, नाम रखा गया अवंती, लेकिन नियति ने उसके लिए कोई मखमली पालना नहीं, बल्कि रणभूमि की आग चुनी थी। जहां घूंघट की ओट में सिसकियां थीं, वहां ये लड़की घोड़े की लगाम खींचकर तूफानों को ललकार रही थी। बुजुर्गों ने उस दिन सच ही कहा था। जुझार सिंह जी, अपनी लाडली को ये क्या सिखा रहे हो? बिटिया को पालकी में बैठना सिखाओ। ये घोड़े की पीठ और तलवारें मर्दों के शौक हैं, औरतों के नहीं। काका, ये सिर्फ बिटिया नहीं है, ये वो चिंगारी है जो कल मशाल बनकर फिरंगियों के साम्राज्य। ये लड़की महलों की रानी बनने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों पर शेरनी की तरह दहाड़ने के लिए जन्मी है। इतिहास के पन्नों पर खुशियों की स्याही अभी सूखी भी न थी कि नियति ने अपना रुख बदल लिया। रामगढ़ की ढलानों पर जब राजा विक्रमादित्य सिंह लोधी ने अवंतीबाई का हाथ थामा, तो लगा मानो वीरता और मर्यादा का मिलन हो गया हो। महलों में घी के दिए जले, खुशियां सातवें आसमान पर थीं। लेकिन सियासत और मौत कभी किसी की सगी नहीं होती। अब भी अवंतीबाई के हाथों की मेहंदी का रंग गहरा ही था कि खुशियों को ग्रहण लग गया। महलों की दीवारों से टकराती वो हंसी अचानक चीखों में तब्दील हो गई। राजा विक्रमादित्य इस मिट्टी को अकेला छोड़ काल के गाल में समा गए। रामगढ़ का सिंहासन रातों रात अनाथ हो गया। प्रजा की आंखें नम थीं और गलियारे सुनसान। अब उस विशाल राजमहल के बीच उपस्थित थी रानी अवंतीबाई, अकेली, निहत थी, लेकिन टूटी हुई नहीं। एक तरफ सुहाग के उजड़ने का अंतहीन दर्द और दूसरी तरफ शिकार की ताक में बैठा ब्रिटिश साम्राज्य। शांति अब विदा हो चुकी थी, क्योंकि एक महान संग्राम की नींव रखी जा चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी तलवार से पहले कानून चलाती थी। लड़ाई से पहले बहाने गढ़े जाते थे। जहां राजगम में डूबा हो, जहां उत्तराधिकारी कमजोर हो, वहीं अंग्रेजों की नजर सबसे पहले जाती थी। अंग्रेज बोले, राजा का बेटा अभी नाबालिग है, राज्य की व्यवस्था हम संभालेंगे। लेकिन उन शब्दों के पीछे छुपा सच ये था, अब रामगढ़ हमारे कब्जे में है। ना कोई युद्ध, ना कोई ऐलान, बस एक फैसला और एक आजाद रियासत कागजों में कैद कर ली गई। अंग्रेजों को लगा कि अब विरोध नहीं होगा। उन्हें क्या पता था, यही चाल उनके सबसे बड़े विद्रोह की शुरुआत बनने वाली है। By order of the crown, the following दरबार में अंग्रेजी आदेश पढ़ा गया। रानी खड़ी हुई, आंखों में आग थी। उसने कहा, रामगढ़ कोई भीख नहीं है जो तुम बांट सको, और आखिरी सांस तक हमारी ही रहेगी। ये हमारी धरती है। वो पल युद्ध की घोषणा था। अवंतीबाई ने राजमहल छोड़ दिया। वो उतरी गांवों में, जंगलों में, जनजातियों के बीच। उसने कहा, ये लड़ाई मेरी नहीं, हम सबकी है। गोंड, बैगा, किसान, शिकारी, सबने हथियार उठा लिए। अब ये युद्ध था रानी और जनता का अंग्रेजों के खिलाफ।
1857 साल नहीं था ये, हिंदुस्तान का गुस्सा था। पूरा देश एक साथ धधक उठा। झांसी में लक्ष्मीबाई तलवार बन चुकी थी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह नहीं, बगावत की आवाज था। और जंगलों में अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाली एक शेरनी थी, अवंतीबाई लोधी। अंग्रेजी चौकियां जली, धुएं में डूबे झंडे गिरे, सैनिक मारे गए और अफसरों के चेहरे पहली बार सफेद पड़ गए। अब यह साफ हो चुका था, यह आग किसी एक रानी की नहीं थी, पूरा देश लड़ना सीख चुका था। रानी सामने से नहीं लड़ती थी, वो अंधेरे से आती थी। जहां रास्ते खत्म हो जाते थे वहीं से उसका युद्ध शुरू होता था। कभी पेड़ों के साए से तलवार चमकती थी तो कभी पहाड़ियों की खामोशी से गोलियां बरसती थी। अंग्रेजी फौज घबराकर कह उठती थी, हम दुश्मन को देख नहीं पा रहे, लेकिन मौत हर तरफ महसूस हो रही है। हर हमला बिना चेतावनी होता था, हर बार सीधे दिल पर। यह युद्ध नहीं था, यह शिकार था, और जंगल में शिकार सिर्फ एक ही था, अंग्रेज। अप्रैल 1858। जंगल वही थे, लेकिन अब हर रास्ता बंद था। अंग्रेजों ने धरती को नहीं, उम्मीद को घेर लिया था। गोली अब गिनी चुनी बची थी और हर चलती सांस आखिरी लग रही थी। एक एक करके अपने गिरते जा रहे थे। कोई आवाज नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे अब रोने का वक्त नहीं बचा। अंग्रेज चाहते थे कि रानी जिंदा पकड़ी जाए, दिल्ली की गलियों में घुमाई जाए, लोहे की जंजीरों में बांधी जाए और पूरे हिंदुस्तान को दिखाया जाए कि बगावत का अंजाम क्या होता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस औरत ने जिंदगी भर सिर नहीं झुकाया, वो आखिरी सांस में भी गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। अंत अब पास था, लेकिन यह अंत हार का नहीं, बलिदान का था। अवंतीबाई लोधी ने गुलामी स्वीकार नहीं की। जिस धरती के लिए जिंदगी भर तलवार उठाई, उसी धरती के सामने उन्होंने आखिरी फैसला लिया। दुश्मन के हाथों जिंदा पकड़े जाने से बेहतर उन्होंने खुद को मिट्टी को सौंप दिया। यह हार नहीं थी, यह डर के खिलाफ आखिरी जीत थी। यह मौत नहीं थी, यह आजादी को दिया गया सबसे पवित्र वचन था। और उसी पल एक शरीर गिरा, लेकिन एक नाम अमर हो गया, रानी अवंतीबाई लोधी। अंग्रेज युद्ध जीत गए थे, लेकिन कुछ जीतें इतिहास नहीं बनती और कुछ हारें अमर हो जाती हैं। रानी अवंतीबाई लोधी हारकर भी नहीं हारी, वो मिट्टी में उतरी और नाम बनकर उभर आई। आज भी जब मंडला के जंगलों में हवा सरसराती है तो लगता है कोई नाम धीरे धीरे दोहराया जा रहा है, क्योंकि कुछ औरतें कब्र में नहीं जाती, वो डर में नहीं सिमटती, वो समय से बड़ी हो जाती हैं। वो इतिहास नहीं बनती, वो इतिहास रचती हैं। रानी अवंतीबाई लोधी। झांसी की रानी ने किले से लड़ा, अवंतीबाई लोधी ने जंगल से। दोनों ने साबित किया, भारत की बेटियां आजादी की पहली तलवार। अगर आप इस कहानी के इस मोड़ तक हमारे साथ बने रहे तो दिल से शुक्रिया। आपका एक लाइक हमारी मेहनत को ताकत देता है और आपका सब्सक्राइब हमें अगला डर, अगली कहानी और भी ज्यादा रोमांचक बनाने की हिम्मत देता है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है।